पॉलिसी की समीक्षा और क्रीमिलेयर का दायरा SC/ST तक बढ़ाने की पहल भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा चल रही है। आर्टिकल 341 और 342 द्वारा स्थापित अनुसूची में भी सब क्लासिफिकेशन का मामला अब हायर बेंच की तरफ भेजना सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है। इन आगे आने वाले विषयों को भी नजरअंदाज नहीं हम कर सकते, इसलिए केवल दिखावा करने के बजाय SC/ST संगठनों को इन मामले पर गंभीरता से सोचने की और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जहां तक महाराष्ट्र के आरक्षण कानून की बात की जाए तो महाराष्ट्र देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने 77 और 85 संविधान संशोधन को पूर्णतः लागू कर सभी पदों पर आरक्षण लागू किया था। महाराष्ट्र सरकार द्वारा इस कानून के निर्माण में डॉक्टर नितिन राउत साहब का बड़ा योगदान रहा है। पिछले सरकार ने जब SC/ST VJNT और SBC को मेरिट और ज्येष्ठता के आधार पर भी प्रमोशन देना बंद कर दिया तो महाविकास आघाड़ी मोर्चा द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर प्रमोशन लागू कर अंतिम निपटारे के अधीन रहकर प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए शुरू से ही पहल की है और 2 बार चीफ सेक्रेटरी के साथ स्वतंत्र मजदूर यूनियन की मीटिंग भी हो चुकी है इस मामले में बंबई में। अब जब महाराष्ट्र सरकार की SLP अंतिम निपटारे के लिए आ गई है तो प्रमोशन में आरक्षण के लिए न्यायिक आवश्यकता क्या हो सकती है, जिसको हम जुडिशियल रिक्वायरमेंट कहते हैं। सरकार ने किस प्रकार से, यानी महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रकार से रिपोर्ट तैयार कर सुप्रीम कोर्ट में वह रिपोर्ट दायर करना चाहिए, इस बारे में भी हमें सही जानकारी मिलने की जरूरत है। और सरकार और पिटिशनर संगठनों को इस प्रमोशन में आरक्षण के मामले में किस प्रकार से अगुवाई करने की जरूरत है, इसकी भी जानकारी हमें चाहिए और वह जानकारी आज के इस वेबिनार के माध्यम से हमें मिलने वाली है। इन सभी पहलुओं पर अहम जानकारी मिलने के लिए आज का यह वेबिनार मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण और पहला प्रयास है। इस वेबिनार से जुड़े सभी महानुभावों को, कर्मचारी और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को मैं गुजारिश करूंगा कि इस वेबिनार को शांति के साथ सुने, सभी अपने माइक म्यूट करें और इस अहम मामले की जानकारी ले। तो साथियों, हमारे जो 2 पैनलिस्ट है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट इंदिरा जयसिंह मैडम है और एडवोकेट डॉक्टर KS चौहान सर है। तो KS चौहान सर से मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रमोशन में आरक्षण केस पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, आज तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में क्या क्या हो चुका है और क्या करने की जरूरत है, इसके बारे में वे हमें विस्तार से जानकारी देंगे। उनका विषय है स्टेटस ऑफ द रिजर्वेशन इन प्रमोशन केस इन सुप्रीम कोर्ट। तो मैं चौहान सर से गुजारिश करूंगा कि इस अहम विषय पर वे इस वेबिनार में जानकारी और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसकी जो जानकारी है वो वेबिनार में शामिल सभी साथियों के साथ शेयर करें। चौहान सर। जय भीम जारंदे साहब, जय भीम पाटिल साहब और मैडम इंदिरा जयसिंह जी भी जुड़ी हुई हैं इसके साथ। तो मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, मुझे लगता है कि जब तक ये जो रिजर्वेशन का जो इशू है, रिजर्वेशन प्रमोशन का, जब तक ये लार्जर बेंच को नहीं जाएगा तब तक इसका समाधान होने वाला नहीं है। क्योंकि जिस तरह मेहनत के साथ ये जो मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और आपके महाराष्ट्र के मैटर में ये गया था कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट के बाद जो चेंजेस हो गए हैं, जैसे उत्तराखंड का एक जजमेंट है
और एक उड़ीसा का जजमेंट है, एक आंध्र प्रदेश का जजमेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ही दिया है। तो उस परिस्थिति में मुझे लगता है कि जब तक ये इशू दोबारा से, क्योंकि एडेक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का जहां तक सवाल है तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नागराज के जजमेंट ने भी आर.के. सब्रवाल केस का रेफरेंस किया है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होने के बावजूद कोर्ट उसके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस कर रहा है और सब जगह पोस्ट बेस्ड रोस्टर भी लागू हो गया है। और ये जो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का जो सवाल है, ये कर्नाटक के केस में जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने उस में बहुत अच्छा जजमेंट दिया और उन्होंने प्रेजुडिस वगैरह के बारे में भी बहुत डिटेल से उसमें चर्चा की। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, अगर इसको हम देखें तो इसका एक समाधान जो परमानेंट हो सकता है, वो मैं ऐसा समझता हूँ वो तभी हो सकता है जब कोई लार्जर बेंच इसके ऊपर सुनवाई करे और उस लार्जर बेंच में वो जो इश्यूज है उन को डिबेट किया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि आप रिजर्वेशन के लिए रिट ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो गई है। अगर रिट ज्यूरिसडिक्शन खत्म हो गई है तो ऐसी स्थिति में हम इस तरह केवल इसको फाइनल डिस्पोजल इस तरह करवाने के लिए ही काम करेंगे तो वो अल्टीमेटली फिर दोबारा हम वहीं पे जहां से शुरू किया था वहीं पहुंच जाएंगे। अल्टीमेटली जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये है कि जो दोनों मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, दोनों की जो लीडरशिप है अंदर, वो जो लीडरशिप है वो रिजर्वेशन प्रमोशन को सपोर्ट नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं उनमें भी रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं है। ये केवल बीजेपी की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो अपर कास्ट इंटेलेक्चुअल है वो रिजर्वेशन प्रमोशन को सही नहीं मान रहा है। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट हुए तो कॉन्स्टिट्यूशन की कोई ज्यादा उनके लिए महत्ता नहीं है। हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन पा रहे सर। यस सर, यस सुन रहे हैं। हाँ, तो ये जो पूरा जो परिदृश्य है, ये पूरा परिदृश्य इसके ऊपर आधारित है कि उसकी एक्सेप्टेंस क्या है, क्योंकि रिजर्वेशन प्रमोशन केवल हमारे देश में नहीं है, सभी डेवलप्ड कंट्री में रिजर्वेशन प्रमोशन है। अगर आप लिटरेचर पढ़ेंगे, जब नागराज का जजमेंट हम लोगों को आर्ग्यू करना था तो तब हम समझते थे शायद ये रिजर्वेशन प्रमोशन इंडिया में ही है। तब हमने रिसर्च किया तो इवन अमेरिका में भी रिजर्वेशन प्रमोशन है और उसके जजमेंट जब सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने रखे तभी इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी टेस्ट होके अपहोल्ड हुई। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि एक रिजर्वेशन प्रमोशन को सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन कर देता। जो ज्यादा बैकग्राउंड में मैं उसके नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके हाथ में डिसीजन मेकिंग है या सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग के ऊपर जिनका कंट्रोल है, वो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रही। ये जो एट्रोसिटी एक्ट और रिजर्वेशन प्रमोशन दो ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर जब कांग्रेस पावर में आती है तो बीजेपी कहती है हम आंदोलन करेंगे, जब बीजेपी पावर में आती है तो कांग्रेस कहती है हम आंदोलन करेंगे। ये इस तरह की जो मानसिकता है, क्योंकि उन जो पार्टी है उनमें जो लोग डोमिनेट कर रहे हैं वो लोग इस जो प्रक्रिया है या ये जो सिस्टम है इसके खिलाफ काम करते हैं, जिसकी वजह से देश के संविधान में 4 अमेंडमेंट होने के बावजूद भी रिजर्वेशन प्रमोशन इफेक्टिवली कहीं पे भी लागू नहीं हुआ। अभी कर्नाटक में डिसीजन होने के बावजूद उसमें रिव्यू आया, रिव्यू के बाद एक एप्लीकेशन आई और इतनी सारी प्रक्रिया उसमें चल रही है, क्योंकि वो किसी भी चीज को स्टैंड स्टिल नहीं होने देना चाहते। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको लड़ने के लिए एक संगठित सिस्टम डेवलप करने के लिए हम लोगों को मेहनत करनी चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूं कि जैसे देवेंद्र सिंह का केस रेफर किया है 7 जजेस को, तो इसी तरह ये रिजर्वेशन प्रमोशन का इशू भी दोबारा से रेफर होना चाहिए, क्योंकि देवेंद्र सिंह के केस में भी मैंने यही आर्ग्यू किया
कि जब जर्नैल सिंह का केस था उसको रेफर करना चाहिए था, क्योंकि दो अगर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जो जजमेंट है, तो दो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट अगर मान लो होते हैं, तो उसमें कौन डिवीजन बेंच किस जजमेंट को मानेगी, किसको नहीं मानेगी, ये उस डिवीजन बेंच की डिस्कशन रहेगी। और जब तक ये लार्जर बेंच इसको डिसाइड नहीं करती है, तो नागराज जो डिस्टर्ब कर रहा है रिजर्वेशन प्रमोशन को, ये जो पैरामीटर है ये खत्म नहीं होंगे। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो पूरी एक्टिविटी है ये इलीगल है, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन आ जाता है और उसकी वैलिडिटी टेस्ट हो जाती है, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट देख के और उसका डिसीजन नहीं होना चाहिए। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का इंटरप्रिटेशन इंटरनेशनल लेवल पे जिस भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के प्रोविजंस होते हैं उसमें इस तरह का सिस्टम होता है। लेकिन हमारे यहाँ उसके बावजूद अगर कोई कोर्ट डिसाइड करती है, फिर उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया है जो चलती रहती है। तो इसलिए ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जब तक 7 जजेज बेंच इसको क्लैरिफाई नहीं करेगी, तब तक इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि हमें लगता था कि कर्नाटक का केस डिसाइड होने के बाद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे कर्नाटक में रिप्रेजेंटेशन फिर भी ज्यादा था। अगर आप बिहार का देखें तो वहाँ 5% रिप्रेजेंटेशन था 2011 में, आज तो वहाँ 3%, 2% कहीं रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन उसके बावजूद बिहार में लागू नहीं हुआ। उत्तराखंड में 19% और 4% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो उत्तराखंड में भी तकरीबन 50% के करीबी रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन उसके बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम रिजर्वेशन प्रमोशन लागू नहीं करेंगे। ये जो डिस्क्रिशन का जो सब्जेक्ट है, ये ऐसी कोई किसी गवर्नमेंट को संविधान को प्रोविजन को लागू करने की डिस्क्रिशन नहीं हो सकती, क्योंकि जो संविधान में एक बार कोई प्रोविजन हो जाता है तो स्टेट की डिस्क्रिशन खत्म हो जाती है। जब तक आप जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है उनका रीस्टेटमेंट कोर्ट से नहीं होगा, तब तक ये ऐसे हैजार्ड मैनर्स में एक बार शुरू होगा, फिर 2 महीने बाद दोबारा खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो कर्नाटक का केस था वो एक आई ओपनर था और मुझे लगता था अब कोई समस्या नहीं बची है, अब जर्नैल सिंह के बाद ही काम चल जाएगा। लेकिन जैसे उत्तराखंड के केस में और एक उड़ीसा के केस में, दोनों केसेज में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने दोबारा से नागराज के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको स्ट्रिक्टली अप्लाई करने की बात की, जिसकी वजह से दोनों जगह उनको नहीं अप्लाई किया गया। ये बेसिकली अगर आप ये देखें तो क्या है, नागराज ये कहता है कि रिजर्वेशन डिस्क्रिशन है और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आपको रिजर्वेशन दे चाहे तो ना दे। लेकिन असल हकीकत में किसी भी संविधान में कोई प्रोविजन जब बन जाता है, कोई बना दिया जाता है, तो उसके बाद किसी की भी डिस्क्रिशन नहीं रहती है। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स को अगर हमने रीस्टेट करना है, इसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करना है, तो जो मंडल का जो जजमेंट है उसका मेजोरिटी जजमेंट को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। मंडल का मेजोरिटी जजमेंट कहता है रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है, और जो माइनॉरिटी जजमेंट है वो ये कहता है कि रिजर्वेशन डिस्क्रिशन है, कुछ कंडीशन लागू होने के बाद रिजर्वेशन लागू किया जा सकता है। तो अजीत सिंह 2 वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जो 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, और नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया, दोनों केसेज में जो मंडल का जजमेंट है उसका डिसेंटिंग जजमेंट कोर्ट ने अप्लाई किया। हालांकि जर्नैल सिंह ने ये प्रिंसिपल कोर्ट ने ले डाउन कर दिया कि जो मंडल का जो जजमेंट है उसको माना जाएगा, लेकिन उसके बावजूद जो एनेबलिंग प्रोविजन और डिस्क्रिशनरी रेमेडी को जितने बड़े पैमाने पे उसमें इंटरप्रिटेशन किया गया, उससे नहीं लगता कि ये जो प्रिंसिपल है इसको इतना आसानी से लागू किया जा सकता है। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको अगर हम देखें तो ये पूरा प्रोसेस केवल रिजर्वेशन की जो अहमियत है, रिजर्वेशन का जो राइट है, उसके महत्व को कम करने के लिए ऐसा हुआ है। और मैं समझता हूं कि संवैधानिक तौर पे अगर संविधान में कोई भी प्रोविजन है तो वो जो प्रोविजन है उसको इस तरह से लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि किसी भी सरकार की संविधान को लागू करने के लिए डिस्क्रिशन नहीं हो सकती। ये एक जनरल आम आदमी के लिए
इस तरह का प्रावधान है। अगर आम आदमी ऐसा समझता है तो मुझे नहीं लगता कि जो लॉ को समझते हैं वो लोग ऐसा नहीं समझते होंगे। बट ये पूरा जो सिस्टम है, पूरा सिस्टम जिस तरह के लोगों के कंट्रोल में है, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व की वजह से जो कांग्रेस और बीजेपी में जो लीडरशिप है, उस लीडरशिप का जो बिलीफ है वो रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं है, पर्टिकुलरली रिजर्वेशन प्रमोशन के पक्ष में नहीं है। और ये बहुत सारे उनके एक्शन से जाहिर होता है, क्योंकि जो वो एक्टिविटी करते हैं, चाहे बीजेपी भी कर रही है, आज पूरा डिसइन्वेस्टमेंट सब ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है, कांग्रेस में भी डिसइन्वेस्टमेंट कम नहीं हुआ। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको अगर हम देखें तो हमें लगता है कि ये जो सारा प्रोसेस है, ये रिजर्वेशन को कमजोर करने के लिए ही किया जा रहा है। और अगर संविधान में कोई प्रोविजन है तो ऐसा प्रोविजन फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में ही आएगा। और वो फंडामेंटल राइट अगर है संविधान में तो उसमें डिस्क्रिशन नहीं हो सकती। लेकिन आज हम देख रहे हैं जिस भी तरह से उसको लागू कर रहे हैं, जैसे कैटेगराइजेशन का इशू था, कैटेगराइजेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस ने पूरा इंटरप्रेट किया और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का एक कोटेशन है जिसको मानते हुए उन्होंने कहा कि इसमें कैटेगराइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो रेफरेंस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा, और उसमें केवल वो रेफरेंस इसलिए हुआ कि आर्टिकल 342A जो बैकवर्ड एजुकेशनल सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस की जो डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई है, उसको इंटरप्रेट करने के लिए, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है। और उसको इंटरप्रेट करने के लिए जो ये क्लासिफिकेशन का जो सब्जेक्ट था, माइक्रो क्लासिफिकेशन का, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने डिसाइड किया था, उसको रेफर करना जरूरी नहीं था। लेकिन जो भी परिस्थिति है, उसको लार्जर बेंच में इफेक्टिवली लड़ना चाहिए, क्योंकि ये कोई कैटेगराइज करने के बाद, कैटेगराइज करने से वो कोई आपको राइट्स देने वाले नहीं है। बेसिकली अगर आप देखें, पंजाब में कांग्रेस रूल कर रही है और पंजाब में 32% रिप्रेजेंटेशन, आप अगर सेंसस का डाटा उठा के देखेंगे तो 32% रिप्रेजेंटेशन पंजाब में शेड्यूल कास्ट का है। लेकिन वहां रिजर्वेशन केवल 20% है। अगर क्लास 3 क्लास 4 को देखें और क्लास 1 क्लास 2 को अगर देखें तो वहां 14% रिप्रेजेंटेशन है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको लागू करने वाले जो लोग हैं, वो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है किसी भी हालत में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में, किसी भी लेवल पे नहीं देना चाहते। और हम लोगों को आपस में केवल शेड्यूल कास्ट में कैटेगराइजेशन करके, शेड्यूल ट्राइब में कैटेगराइजेशन करके, बैकवर्ड क्लास में कैटेगराइजेशन करके, वो हम लोगों को केवल डिवाइड करना चाहते हैं, ताकि हमारे लोग कुत्ते बिल्ली की तरह लड़े और वो अपना एंजॉय करें। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस, इसको हमने उस नजरिए से देखना है। मैं समझता हूँ कि जो पूरा इसका जो कार्यान्वयन है, अभी उत्तराखंड में जो सरकार थी वो बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस ने भी उसको लागू नहीं किया था। कांग्रेस में जब हमारी आपकी तरह की स्वतंत्र यूनियन की तरह की वहां एक एसोसिएशन थी, उसने मुख्यमंत्री का घेराव किया, तो मुख्यमंत्री ने कहा भाई मेरी हाईकमांड से कहलवा दो, मैं तो रात को इसको लागू करके ही सोऊंगा। इसका क्या मतलब है कि उनकी जो हाईकमांड है वो रिजर्वेशन प्रमोशन को लागू नहीं होने दे रही। और ये कोई अजीब चीज नहीं है, क्योंकि जो भी उस सिस्टम में काम करने वाले लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, और इसमें मैं ऐसा समझता हूँ कि बैकवर्ड क्लास के लिए भी रिजर्वेशन प्रमोशन की उतनी ज्यादा जरूरत है जितनी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की। और ये प्रॉब्लम सॉल्व भी तभी होगी जब बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन प्रमोशन की व्यवस्था होगी, क्योंकि बैकवर्ड क्लासेज के साथ भी उसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन होती है जिस तरह की शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको उस तरह से हमें एनालाइज करना चाहिए, हमें उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। और इसको करने के लिए हमें अपने आप को तो रीओरिएंट और ऑर्गेनाइज करना ही है, लेकिन हमें उनसे जो एक्सपेक्टेशन हम कर रहे हैं, तो वो हमारी एक्सपेक्टेशन पे कितना खरा उतर सकते हैं या वो कितना हमारा साथ सहयोग दे सकते हैं, उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस है रिजर्वेशन प्रमोशन का, ये केवल हमारे हक अधिकार को
सुनिश्चित होने से उसको रोकने का एक तरीका है। अब जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी ने जितना बिट्रेल किया रिजर्वेशन का, मैं समझता हूँ किसी भी सरकार ने उतना ओपन बिट्रेल नहीं किया, जिसकी वजह से आज ये पूरे देश में समस्या आ रही है। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है, उन्होंने जिन लोगों को रिजर्वेशन को के केसेस को लड़ने के लिए रखा, वो सारे जो लोग हैं, उन सब लोगों ने इस रिजर्वेशन के खिलाफ बड़े पैमाने पे काम किया, जिसकी वजह से सारे देश में रिजर्वेशन डिस्टर्ब हो गई। उससे पहले कोई ऐसा जजमेंट नहीं है कि जिससे रिजर्वेशन प्रमोशन को मना किया गया। और रिजर्वेशन प्रमोशन की जो अमेंडमेंट है, चाहे 77वां अमेंडमेंट है, चाहे 85th अमेंडमेंट है, उसको 17/6/1995 से लागू करने का कोई पर्पज ही नहीं बच जाता है अगर वो रिव्यू होगा। और रिजर्वेशन ऑलरेडी हो चुकी है, रिजर्वेशन प्रमोशन के बेनिफिट जो ऑलरेडी मिल चुके हैं, वो अगर नहीं मिलेंगे, तो ये पूरा प्रोसेस हमें उसको उस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए। और हम लोगों को आपस में उसके ऊपर इंडिपेंडेंट चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि हम जब तक केवल पॉलिटिकल पार्टी के साथ बंधे रह के उस विचार के साथ चर्चा करेंगे, तो मुझे लगता है कि हमारा जो विचार है या हमारा जो भी दायित्व है, वो हम अच्छे से नहीं निभा पाएंगे। क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस आज कोर्ट्स में क्या है, एक आदमी को सजा हो जाती है और दूसरे आदमी को सजा नहीं होती है, और इतने बड़े पैमाने पे सोशल मीडिया एकदम खड़ा हो जाता है। लेकिन वही आदमी, जब दूसरा आदमी को सजा होती है, तो कोई उसके ऊपर चर्चा नहीं करता। ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको अगर हम देखें तो ये पूरा प्रोसेस इसको रिफ्लेक्ट करता है कि संविधानिक मर्यादा को हमारे यहाँ का सिस्टम नहीं मान रहा है। और संविधानिक मर्यादा को मानने के लिए, उसको लागू करने के लिए अगर हम उसके ऊपर काम करेंगे, तो हमारे लोग अपने हक अधिकार बचा सकेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि आज की स्थिति में जितने बड़े पैमाने पे रिजर्वेशन प्रमोशन को नकारा जा रहा है, और उसके बावजूद कुछ लोग भगत बन के बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, जबकि दोनों ही पार्टियों की भूमिका संदेहास्पद है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हमने अंडरस्टैंड करना चाहिए और पूरी इसकी चर्चा करनी चाहिए। अगर हम इसकी चर्चा करते हैं, तभी मुझे लगता है कि इसके बारे में हमारा एक विस्तृत विचार डेवलप होगा, और हम उस विचार के तहत लोगों में जाके इंडिपेंडेंट थिंकिंग डेवलप कर पाएंगे। और जो थिंकिंग हमारे समाज में हम देख रहे हैं कि अब ये इसके बावजूद के रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो भी वो सेटिस्फाइड है। क्योंकि इस तरह का जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ठीक नहीं है। क्योंकि अगर संविधान में आपको राइट मिले, उसके बावजूद वो राइट आपको नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसी कब स्थिति आएगी कि जब आप संविधानिक जो प्रक्रिया है, संविधानिक जो सिस्टम है, उसके जो राइट्स है, उसको आप अक्वायर कर पाएंगे। ये केवल बाबा साहब का नाम लेने से ही काम नहीं चलेगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत संघर्षों से ये अधिकार दिलवाए, लेकिन आज लोग केवल उसका नाम लेते हैं और समाज को वायलेंट मोड की तरफ ले जाने के लिए काम करते हैं। और उसको हम रोकने में ऐसा लगता है कि जिस तरह की भूमिका जो ये राजनीतिक पार्टियां निभा रही हैं, जिसकी वजह से जो हमारा जो यंगस्टर जो लोग है, उसका भविष्य जो है अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। इसलिए अगर हम लोगों को इसके ऊपर कुछ काम करना है, तो मुझे लगता है कि हमें जो संविधानिक मर्यादा है, संविधानिक इंटरप्रिटेशन है, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। और बहुत ज्यादा इसमें अगर हम बहुत ज्यादा लोग रखते हैं, जिस तरह का सिस्टम डेवलप हो रहा है, तो भी उससे कोई फायदा नहीं हो रहा। उससे केवल ये है कि जो इफेक्टिवली आर्ग्यू करने वाले लोग हैं, उनका टाइम ही कर्टेल होता है कि नहीं, उसने इतनी देर आर्ग्यू किया, तो आप 10 मिनट में खत्म करिए, आप 20 मिनट में खत्म करिए। जबकि वो इफेक्टिव जो राइट्स के ऊपर जो आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, वो आर्ग्यूमेंट नहीं होता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है आज की हमारी जो चर्चा है, उसकी बैकग्राउंड में हम इसको इसी तरह से एनालाइज करें कि जो मंडल का जो डिसेंटिंग जजमेंट है, उसको अगर बदलना है, तो केवल 11 जज की बेंच जो सुप्रीम कोर्ट की है, वो उसको बदल सकती है।
अदरवाइज नागराज, जर्नैल सिंह, ये सब केसेस रिव्यू होने चाहिए। और जब तक ये केसेस रिव्यू होके एक एम्फेटिक प्रिंसिपल डेवलप नहीं होगा, तब तक आप उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। ये जो पूरा प्रिंसिपल है, ये पूरा प्रिंसिपल इसी के ऊपर बेस्ड है कि हमारे जो सामाजिक सिस्टम में जो लोग हैं, वो लोग इफेक्टिवली इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर इंडिपेंडेंटली हम काम नहीं करेंगे तो हमारे जो हक अधिकार है उसको हम सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस में जो आज की डेट में इंटरप्रिटेशन है वो हमारे पक्ष में है। जो लार्जर बेंच की जो भी इंटरप्रिटेशन होती है उसी को इंटरप्रिटेशन माना जाता है। तो मंडल की जो जजमेंट में हमारे खिलाफ जो भी प्रोविजन थे उसके ऊपर अमेंडमेंट हो चुका है। और जो फंडामेंटल राइट का कंसेप्ट है, जिसकी वजह से हमारे राइट जो है वो ज्यादा इफेक्टिवली लागू हो सकते हैं, वो जो इंटरप्रिटेशन है वो जस्टिस के सुब्बाराव ने टी देवदासन केस में डिसेंटिंग जजमेंट दिया, जिसको स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एन.एम. थॉमस के केस में 7 जजों ने अप्रूव किया। और उसके बाद उन 7 जजेस में भी 2 जजेस ने उसके खिलाफ ओपिनियन दिया था। मेजोरिटी 5 जजेस का ओपिनियन उसने उसको अप्रूव किया। और इसी तरह मंडल में भी 6 जजेस ने उसको अप्रूव किया और 3 जजेस ने जो डिसेंटिंग जजमेंट था उसको माना। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस के ऊपर हमें आपस में चर्चा करनी चाहिए और एक विस्तृत चर्चा के तहत हमारे लोगों को एजुकेट करना चाहिए। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है केवल कोर्ट में नहीं है, ये प्रॉब्लम समाज में भी है। क्योंकि समाज में जिस तरह बड़े पैमाने पे विघटन बढ़ रहा है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि क्रीमी लेयर क्या है। अगर क्रीमी लेयर का कंसेप्ट आप मान लेते हैं क्रीमी लेयर है, और क्रीमी लेयर की वजह से जो आदमी एडवांस हो गए उनको बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जो उदाहरण जो सोसाइटी की अपर लेयर, जो जिसको क्रीमी लेयर आप डिक्लेयर कर रहे हैं, उससे भी ऊपर वाला जो लेयर है उसका उदाहरण है वो। उसमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जो आम बात अजीत सिंह 2 और एम नागराज ने, वो कहता है रिजर्वेशन डिस्क्रिशन है, ये कोई राइट नहीं है। तो अगर रिजर्वेशन डिस्क्रिशन है, ये उनको एस्टेब्लिश करना है लीगल प्रिंसिपल, तो सुप्रीम कोर्ट को ये जो मंडल का जो जजमेंट है उसको रिव्यू करना पड़ेगा। और रिव्यू करने के लिए वो 11 जज को ये रिव्यू लेना पड़ेगा। तो ये 5 जज इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने जर्नैल सिंह में ये तो कहा कि सोशल बैकवर्डनेस का क्राइटेरिया लागू नहीं होगा, क्योंकि मंडल ने ये कहा है। लेकिन मंडल ने जो दूसरे एस्पेक्ट पे जो भी इंटरप्रिटेशन को फाइनल किया हुआ है, उस इंटरप्रिटेशन को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसलिए ये जो पूरा प्रिंसिपल है इसको दोबारा से इंटरप्रेट करने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज अगर ये इंडिविजुअल केस में किसी में बेनिफिट मिल भी जाएगा, तो कोई दूसरी बेंच कल को दूसरा कोई अलग डिसीजन देगी और जिसकी वजह से फिर ये बंद हो जाएगा। तो ये परमानेंट सॉल्यूशन तभी होगा जब जो मंडल की इंटरप्रिटेशन है कि रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट है, वो इंटरप्रिटेशन जब एस्टेब्लिश होगी तभी इसका समाधान होगा। और इसके लिए हमारी जो संस्थाएं हैं उनको काम करना चाहिए और वो उनको एक सोशल ओरिएंटेशन भी डेवलप करना चाहिए। अदरवाइज जैसा मैंने बताया कि ऐसा बहुत जगह अब आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि जो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन से कम रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जैसे पंजाब में जो रिजर्वेशन है वो 32% कम से कम होना चाहिए, और अगर ओल्ड बेसिस पे भी होगा तो 30% तो तब भी होगा। लेकिन अब आज की डेट में 32% रिप्रेजेंटेशन केवल शेड्यूल कास्ट का है पंजाब में, जबकि वहाँ पंजाब में 20% रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हायर पोस्ट, लोअर पोस्ट में, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 पोस्ट में, और ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट में 14% रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, जबकि उनकी पॉपुलेशन 32% है वहाँ पे। तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि ये जो भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लोग हैं वो रिजर्वेशन को लागू नहीं कर रहे और हमारे लोग भी उसके ऊपर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है
कि हमें उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और उसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। अब क्योंकि ये कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है, तो इसलिए मुझे लगता है इतना ही बहुत है। इसी के साथ थैंक यू सर। कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम के कारण सर को सुनने में कुछ कठिनाई हमें महसूस हुई और सर को जो टाइम दिया गया था आधे घंटे का, तो उस टाइम के मद्देनज़र सर ने अपना जो प्रेजेंटेशन है वो यहाँ ख़त्म किया है और बहुत सारी जानकारी हमें यहाँ उनके माध्यम से मिली है। तो इसके बाद मैं सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह मैडम से गुजारिश करूँगा कि वे प्रमोशन में आरक्षण के लिए जो न्यायिक आवश्यकता हम जिसे बोलते हैं, जुडिशियल रिक्वायरमेंट जो बोलते हैं, जो नागराज के जजमेंट के तहत हमारे सामने रखी गई थी, जिसको हम बैकवर्डनेस बोलते हैं, जिसको हम इनएडेक्वेंसी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, और हम जिसे एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। तो बैकवर्डनेस प्रूव करने की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन को 26 सितंबर 2018 को जो जर्नल का जो जजमेंट आया है, तो उस जजमेंट के तहत बैकवर्डनेस प्रूव करने की कंडीशन अब निकल चुकी है। लेकिन जो बाकी जो 2 कंडीशन है, उस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, कर्मचारी संगठन जो इस मामले में जो पार्टी बने हुए हैं उनको किस ढंग से इस मैटर को फॉलो अप करना चाहिए, क्योंकि मैडम का तजुर्बा इस बारे में बहुत ज़्यादा है। कर्नाटक की केस में मैडम ने ही आर्गुमेंट किया था, और साथ साथ मध्य प्रदेश हो या बिहार हो या फिर अभी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का मामला हो, हर मामले में एक सीनियर एडवोकेट करके, एक सीनियर काउंसिल करके इंदिरा जयसिंह मैडम का ही आरक्षण के फेवर में एक बड़ा रोल रहा है, एक बड़ा उनका पार्टिसिपेशन रहा है। तो मैं मैडम से गुजारिश करूंगा कि इस विषय के ऊपर में वे हमें विस्तृत जानकारी दे। मैडम को हमने 40 मिनट का समय दिया है, तो मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस विषय को मद्देनजर रखते हुए वे हमें जानकारी दे, मार्गदर्शन करे। एडवोकेट इंदिरा जयसिंह मैडम। मेरे तरफ से सबको जय भीम और शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके सामने 2-4 शब्द रखने के लिए आरक्षण के बारे में। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि हम सबके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि हम आरक्षण मांगते क्यों हैं, क्योंकि ये सवाल हम कभी उठाते नहीं हैं। हम सोचते हैं संविधान में लिखा गया है, चलो ठीक है, हमारा काम खत्म हो गया। 1950 में जो कहना था, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा, उसके बाद हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन ये हमारा सोच गलत है। हम जब भी आरक्षण के बारे में बात करते हैं, सबसे पहले हमें ये सवाल उठाना चाहिए कि आरक्षण क्यों, आरक्षण किसके लिए, आरक्षण का मतलब क्या है। अब इस सवाल का जवाब मैं इस तरह से देना चाहूंगी, जो मैंने पवित्र के केस में भी दिया था, कि आरक्षण समता के लिए जब हमारा संविधान लिखा गया था, उस समय संविधान लिखने वालों को ये पता था कि हमारे सोसाइटी में सब लोग इक्वल नहीं है। हमारी सोसाइटी सदियों से एक अनइक्वल सोसाइटी तैयार की गई थी। ये जो इनइक्वालिटी थी, ये एक कास्ट सिस्टम पे बनाई गई थी। जो ब्राह्मणिज्म है, जो जिसके बेसिस पे कास्ट बनाए गए हैं, जो अब तक चलता आया है। अब तक ये सवाल कोर्ट में मैं सुनती हूँ, अरे लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने कास्ट को अबॉलिश तो किया नहीं, कास्ट तो अभी भी है, ये मैं अब तक सुनती आई हूँ। लेकिन सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम है वो यहीं से शुरू होता है। लेकिन इनइक्वालिटी बहुत तरह की होती है।
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है, सोशल इनइक्वालिटी होती है, कल्चरल इनइक्वालिटी होती है, लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी होती है, रिलीजियस इनइक्वालिटी होती है, हर तरह की इनइक्वालिटी होती है। लेकिन जब हमारा संविधान बनाया गया उस समय स्पष्ट रूप से आर्टिकल 14 में लिखा गया, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। लेकिन ये $1 मिलियन क्वेश्चन है कि हम इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, इसका जवाब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। लेकिन इक्वालिटी के तरफ कदम बढ़ाने का एक तरीका दिया गया है और वो है आरक्षण। तो आर्टिकल 16 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे आप एक बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, ये हम जो बात कर रहे हैं, हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। आज तक हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में कोई आरक्षण नहीं है और ये भी एक मांग पब्लिक डोमेन में हो रही है कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण होना चाहिए। ये कानून के माध्यम से हो सकता है और आगे चल के मैं आपको बताऊंगी जो राइट टू एजुकेशन एक्ट उसमें लिखा गया था, चैलेंज किया गया था, लेकिन कोर्ट ने वो चैलेंज रिजेक्ट किया। अब हम आते हैं जो डॉक्टर चौहान समझा रहे थे उसके बारे में 2-4 शब्द कहना चाहेंगे। The state shall give equality of opportunity to all citizens in matters of public employment or appointment to any public office under the state. अब आगे बढ़ते हैं 16(2). Nothing in this article will prevent the state from making any provision for reservation of appointments or posts in favor of any backward classes of citizens which, in the opinion of the state, are not adequately represented in the service of the state. ये अब 16(4) बार बार पढ़िएगा क्योंकि इस 16(4) में बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि दुनिया के किसी संविधान में रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। हाँ, कोई है, मैं जानती हूँ कि रुवांडा में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन उनके पार्लियामेंट में भी दिया गया है। हालांकि अब तक हमारे पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, लेकिन रिजर्वेशन एक बहुत अनोखी चीज है। रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन में बहुत फर्क है। देखिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को एडवांस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और कभी कभी मैं ये भी आर्ग्यूमेंट सुनती हूँ कि क्यों आप रिजर्वेशन, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी यही लिखा है, किस लिए आप बार बार सिर्फ रिजर्वेशन के बारे में बात करते हो, आप कभी और बातें क्यों नहीं करते हो? आप कह दो कि SC/ST के लिए फंडिंग ज्यादा होना चाहिए, बजट ज्यादा होना चाहिए, ट्रेनिंग ज्यादा होनी चाहिए, हॉस्टल्स ज्यादा होने चाहिए, प्लानिंग ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन को छोड़ दो और सब चीजें मांग लो। अब इस दुनिया में मिस्टर कृष्णन नहीं है, लेकिन एक जमाने में मिस्टर PS कृष्णन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी रहे हैं यूनियन ऑफ इंडिया में, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट के हो चाहे वो बीजेपी में हो, और उनके योगदान से बहुत सारा बजट प्रोविजन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और के तरफ से किया गया था, क्योंकि वो ये उनके पूरे जीवन का यही माध्यम था कि मैं आरक्षण को कैसे लागू करवाऊं सरकार को और मैं SC/ST को लोगों को आगे कैसे बढ़ाऊं। अब मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन हम सिर्फ बैकवर्ड होने के कारण आरक्षण नहीं मांगते हैं, एक और भी कारण है जिसके होने से हम आरक्षण मांगते हैं, और वो है कि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब है कि इस देश में जितने भी तरह तरह के लोग हैं उन सबको एक हिस्सा होना चाहिए हमारे स्टेट पावर में। और तो सवाल ये आता है कि जब हम रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं
क्योंकि आप यहाँ 16(2) में देखेंगे लिखा गया है who in the opinion of the state are not adequately represented in the service of the state. ठीक है ना? अब representation का क्या मतलब है और क्यों representation? क्योंकि representation डेमोक्रेसी के लिए जरूरी है। आप सोचिए, हम जुडिशरी में भी मांग करते हैं कि आपने महिलाओं SC ST को क्यों नहीं अपॉइंट किया। सुप्रीम कोर्ट में आज सिर्फ 2 महिलाएं रह गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में कभी किसी महिला का चीफ जस्टिस का पद नहीं पाया। सुप्रीम कोर्ट में आज के जमाने में कोई ST जज है ही नहीं। तो हम क्यों ये मांग करते हैं? सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में नहीं, लेकिन जुडिशरी में, ब्यूरोक्रेसी में, पार्लियामेंट में, हर जगह हम आरक्षण मांगते हैं। क्यों? क्योंकि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हर व्यक्ति का मूल अधिकार है एक डेमोक्रेसी में। तभी हम इस देश को डेमोक्रेसी कहा जाएगा, वरना डेमोक्रेसी नहीं किया कहा जाएगा। तो बार बार जब कोर्ट में ये सवाल आता है, लेकिन बैकवर्ड है कौन? और आप बताइए मुझे, लेकिन आप 1950 से अब तक आप जो भी केसेस देख लें, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कोशिश की है डिफाइन करने के कि ये बैकवर्ड क्लासेस का मतलब है क्या। अब ये शब्द बैकवर्ड क्लासेस चुना गया था, यहाँ पे लिखा नहीं गया है कि SC को आरक्षण दो या ST को आरक्षण दो। लिखा गया है कि बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण दो। लेकिन आर्टिकल 340 और 342 में ये प्रेसिडेंट को पावर दिया गया है SC और ST को एक शेड्यूल में लाने का। और जिस कास्ट को शेड्यूल कास्ट में लाया गया है प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में, उस व्यक्ति को ये रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन का मूलभूत अधिकार दिया गया है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में और भी जगह में दिया गया है। तो आप ये 2 बातें ध्यान में रख दो कि हम आरक्षण मांगते क्यों हैं। हम आरक्षण मांगते हैं क्योंकि आरक्षण मिलने के बाद ही हमें इक्वालिटी मिलेगी, वरना हमें इस देश में कोई इक्वालिटी नहीं है। क्योंकि जो इनइक्वालिटी, कास्ट की इनइक्वालिटी थी, उस इनइक्वालिटी को रद्द करने के लिए आरक्षण लाया गया है। ये इसलिए नहीं लाया गया है कि हम आरक्षण, हमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोगों से बहुत प्यार है इसलिए हम आरक्षण दे रहे हैं, नहीं। ये समता लाने के लिए दिया गया है। इसीलिए चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारे दिमाग में हो, सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब हमें देना पड़ेगा वो ये है, समता का मतलब क्या है। और इस सवाल को मैंने पवित्र 2 में उठाया था। और ये बहुत खुशी की बात है कर्नाटक से कि उस समय जो जस्टिस ललित थे और जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उन्होंने अपना ही जो पवित्र 1 का जजमेंट था उसको पलट के नया जजमेंट दिया, जिसमें लिखा कि हाँ, आरक्षण देने का मतलब है कि हम सब लोगों को इक्वालिटी की मांग, इक्वालिटी की फंडामेंटल राइट दी गई है संविधान में। आरक्षण का ये मतलब होता है कि हम सबको रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए इन स्टेट पावर। ये मुझे लगता है इसके बारे में हम ज्यादा हमारे मीटिंग्स में सोचते नहीं है। हम सिर्फ वो एक शब्द को पकड़ के बैठ जाते हैं, लेकिन उस शब्द के पीछे मतलब क्या है हमें समझना जरूरी है। मैं कभी नहीं मानूंगी कि एक सुप्रीम कोर्ट ऐसा हो जिसमें कोई SC ST ना हो, जिसमें कोई महिला नहीं हो। मैं कहूंगी ये सुप्रीम कोर्ट है ही नहीं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के लोगों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं रहा फिर। और जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया में और कोई ऐसा संविधान नहीं है जिसमें ये रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक ऑफिस लिखा गया है। हाँ, अमेरिका में है, लेकिन वहां पे अफर्मेटिव एक्शन है और वहां पे हाँ या ना कहने का उनको अधिकार भी है। अब हम आते हैं इस सवाल पे कि एडिक्वेट का मतलब क्या है। जैसे जारुंडे साहब ने कहा कि नागराज में 3 चीजें कही गई। हाँ, आपको आरक्षण का
अधिकार तो है, लेकिन इसके लिए 3 शर्त है। पहले आप बताइए कि आप बैकवर्ड हो। दूसरा, आप बताइए कि आप का रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है। और तीसरा, आप बताइए कि आपके आने से ये एस्टेब्लिशमेंट में एफिशिएंसी कब नहीं होगी। और ये तीनों सवाल प्रमोशन के बारे में रेज किए गए थे नागराज में, क्योंकि आपको पता है कि 85th अमेंडमेंट में लिखा गया था कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी। सच बताऊं तो मैं आज का जो झगड़ा है वो यही झगड़ा है कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी का। और आप देखेंगे कि जो पंजाब का केस है जो मैं आर्ग्यू कर रही हूँ इंजीनियर्स का, वहां पे यही लिखा गया है अनरिजर्व कैटेगरी के बारे में कि जब प्रमोशन आता है तब वो आप कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मत दो। और अगर मैं जो अनरिजर्व कैटेगरी हूँ आ गया प्रमोटेड कैटेगरी में, तो मेरा सीनियरिटी रिवर्स करके आपको मेरी एंट्री इनटू सर्विस की सीनियरिटी आपको देनी चाहिए। तो इसका जवाब मैंने पवित्रा ने दिया। मैंने कहा कि सीनियरिटी हमेशा डेट ऑफ एंट्री इनटू ग्रेड से मानी जाती है, डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस से नहीं मानी जाती है। तो अगर एक एससी कैंडिडेट ग्रेड में 2009 में आया और आप आए 2015 में, तो आपको सीनियरिटी कैसे मिल सकती है? और फिर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो है ही जिसमें लिखा गया था कि कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी मिलेगी। तो ये जो झगड़ा है, ये झगड़ा है कैचअप रूल और कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी के बीच। अब मैं थोड़ा वापस आऊंगी ये सवाल को डिस्कस करने के लिए कि बैकवर्ड क्लासेस का डेफिनेशन क्या है। अब जैसे मैंने आपको कहा, ये बैकवर्ड क्लासेस का डेफिनेशन 1950 से चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं गया है। और इसलिए नागराज में एक 5 जज बेंच हेडेड बाय जस्टिस कपाड़िया ने कहा कि आपको तो अपनी बैकवर्डनेस दिखानी पड़ेगी। इसलिए बहुत मेहनत करके मैंने ये नागराज का फैसला रिफर करवाया लार्जर बेंच के लिए। और ये जस्टिस भानुमति थी, जस्टिस कुरियन थे और एक और जज था जिन्होंने मेरी सुनवाई सुनी। और मैंने कहा, जब एक बार प्रेसिडेंट ने बैकवर्डनेस देख ली और शेड्यूल में डाल दिया, तो आप कोर्ट्स को क्या अधिकार है दोबारा हमें पूछना कि हम बैकवर्ड है या नहीं है? हाँ, अगर प्रेसिडेंट ने कोई कास्ट को निकाल दिया ऑर्डर से तो बात अलग है, फिर मैं नहीं कह सकती हूँ कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ या शेड्यूल ट्राइब हूँ। लेकिन जब तक प्रेसिडेंट ने हमें वहां से नहीं निकाला, तो आपको कोई अधिकार नहीं है हमें ये पूछने के लिए कि हम बैकवर्ड है या नहीं है। उस समय जस्टिस दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे और उनका अपना जजमेंट है यूपी पावर इलेक्ट्रिसिटी का, और उन्होंने मुझे चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज दिया कोर्ट में, मैडम जी जब मेरा अपना जजमेंट है, मैंने यूपी पावर में लिखा है कि आपको बैकवर्डनेस प्रूव करनी पड़ेगी, आप कैसे मेरा मन चेंज कर सकते हो? आप कैसे मेरा दिमाग चेंज करोगे? क्योंकि मैंने तो अपना दिमाग बना दिया है, जजमेंट दे दिया है। तो मैंने भी उनको चैलेंज दिया, मैं करके ही रहूंगी, क्योंकि यूपी इलेक्ट्रिसिटी का जजमेंट मैंने उसको कहा डोमिनो इफेक्ट। पहले अब नागराज में बोल दोगे ये करो, उसके बाद सूरजबान में बोलोगे नागराज अप्लाइज, उसके बाद आप यूपी में बोलोगे कि सूरजबान अप्लाइज। है तो एक ही मुद्दा। तो मैं 10 जजमेंट्स को तो वापस लेने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं एक ही जजमेंट को वापस लेने के लिए कह रही हूँ। और ये मामला बोलना आपको पता है कि जरनैल ने, जस्टिस मिश्रा ने अपना ही जजमेंट वापस ले लिया। तब तक नागराज के बाद और जरनैल के पहले जितने भी रिजर्वेशंस हुए हैं, चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो एमपी में हो, चाहे वो गुजरात में हो, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, हर रिजर्वेशन को
रद्द किया गया इसलिए कि आपने दिखाया नहीं कि आप बैकवर्ड हो। एवरी सिंगल केस ऑफ एवरी सिंगल स्टेट वाज थ्रोन आउट ऑन द ग्राउंड दैट यू हैव नॉट शोन बैकवर्डनेस, जब तक ये जर्नैल का जजमेंट आया। लेकिन हाँ, मैं मानती हूं कि जर्नैल का जजमेंट उनको 5 जजेस को नहीं देना चाहिए, ये 7 जजेस कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि नागराज भी 5 जजमेंट्स का था और नागराज को इंटरप्रेट करना उनका कोई अधिकार नहीं था। लेकिन इतने सालों के बाद आप मेरे बाल देखो सफेद हो गए, चौहान साहब के भी बाल भी सफेदी तो है, लेकिन इतने साल के बाद हम जब कोर्ट में बहस करते हैं तो हमें कोर्ट की भी ट्रिक्स पता होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हमें रिजर्व कैटेगरी के ट्रिक्स भी पता चल जाते हैं। और मेरा मानना है कि रिजर्व कैटेगरी का जब तक वो आरक्षण खत्म नहीं कर पाएंगे तब तक वो रुकेंगे नहीं। ये मामला आपके और मेरे लाइफ टाइम में खत्म ही नहीं होने वाला है, ये लड़ाई चलती जाएगी। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा बोल रही हूँ, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि समता का मतलब क्या होता है, समता क्या चीज है, और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि इन लोगों की बैकवर्डनेस कास्ट और ट्राइब पे टिकी हुई है, कोई इस देश में कह सकता है कि हमारी कास्ट सिस्टम खत्म हो गई है? हाँ या ना? नहीं खत्म हुई है। और जब तक कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होती तब तक हम नहीं कह सकते कि समता की जो 14 में गारंटी है वो मिल गई। जर्नलिस्ट आपको याद होगा, पता नहीं वो कोर्ट में थे या नहीं थे, जब मैंने जर्नैल का केस आर्ग्यू किया, मैंने मुंह पे कोर्ट को बोल दिया, जज साहब आप मुझे कह रहे हो कि एक क्रीमी लेयर है, लेकिन मुझे इस सवाल का जवाब दो कि जब इस देश के प्रेसिडेंट को कहा गया कि आप पूरी टेंपल में नहीं आ सकते क्योंकि आप एक शेड्यूल कास्ट हो, तब तक आप कह सकते हो कि कास्ट सिस्टम इस देश में खत्म हो गई है? इस सवाल का जवाब कौन देगा? उस समय बहुत सारी आरटीआई फाइल करी गई थी और प्रेसिडेंट साहब से भी पूछा गया था क्या ये सच्ची बात है? उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुप हो गए। लेकिन दुनिया जानती है कि उनको पूरी टेंपल में आने नहीं दिया क्योंकि शेड्यूल कास्ट के थे। तो ये एक मुद्दा लेके हमें आगे बढ़ना है कि ये जो कास्ट सिस्टम है ये खत्म नहीं हुई है, और जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक आप हमें नहीं कह सकते कि आरक्षण बंद होना चाहिए। और ये जो कास्ट सिस्टम है, जो आप जिसको क्रीमी लेयर कह रहे हो, उसको भी लागू है। मैंने खुद केसेस आर्ग्यू किए हैं जहां पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अगर वो शेड्यूल कास्ट के हैं उनको भी गालियां दी जाती है, और अगर उनका एक क्लार्क ब्राह्मण हो तो वो उनके मुंह पे भी गाली दे सकता है। तो आप कह सकते हो कि एक आप क्रीमी लेयर है तो आप आगे बढ़ के चले गए। तो हमें ये दो कानून जोड़ने चाहिए, हमें ये बताना चाहिए कि देखो अट्रोसिटीज का जो कानून है वो तो क्रीमी लेयर पे लागू नहीं है ना, वो तो हर SC ST के लिए है। क्यों? क्योंकि ये कानून से हमें ये पता चलता है कि SC ST लोगों पे अट्रोसिटीज लागू है। जब वो महाजन का केस चल रहा था जस्टिस ललित के कोर्ट में, उस समय हमारे देश के अटॉर्नी जनरल ने आए थे और उन्होंने भी ये कहा था महाजन का जजमेंट आप रद्द करो। उन्होंने ये बताया कि महाजन के जजमेंट के बाद और उनके आर्गुमेंट के बीच में एक लंबी चौड़ी लिस्ट ले आए दिखाने के लिए कि कितनी अट्रोसिटीज हुई है। एक दूल्हा जो एक घोड़े पे जा रहा था उसको मार के नीचे हटा के फेंक दिया गया। उन्होंने कहा देखो इस तरह की एट्रोसिटीज चल रही हैं, और आगे चल के आपको पता है पहले तो सरकार ने वो कानून अमेंड किया, उसके बाद जस्टिस अरुण मिश्रा ने वो कानून वो जजमेंट को रद्द कर दिया। लेकिन हम वापस आते हैं आर्टिकल 16 पे, तो ये है सवाल कि बैकवर्ड हम किसको कहेंगे। और ये सवाल आया था इंदिरा सोनी मंडल केस में, जहां पे सभी जजेस ने बताया कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को भी आरक्षण देना जरूरी है,
और वो जो मंडल कमीशन का 1997 का जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन था उसको अपहोल्ड किया और कहा कि बैकवर्डनेस का एक बड़ा कंपोनेंट होता है कास्ट, चाहे वो ओबीसी हो जिनको हम अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, चाहे वो एससी हो चाहे वो एसटी हो। और ये समझने की जरूरत है कि बैकवर्ड कास्ट होने के कारण हम सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, ये नहीं कि हम सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं इसलिए हम एससी एसटी हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण का सवाल है। लेकिन हम ये भी थोड़ा सा मैं एडिक्वेट के बारे में बोल दूं क्योंकि समय कम है और आगे बढ़ने की जरूरत है। देखिए, संविधान में नहीं लिखा गया है कि एडवोकेट का एडिक्वेट का मतलब क्या है। अब मेरा आर्ग्यूमेंट रहा है कि एडिक्वेट का मतलब होता है जितने प्रतिशत में हमारी संख्या सेंसस में है उतने प्रतिशत का आरक्षण हमें मिलना चाहिए। इसीलिए आप देखते हो एससी एसटी का 15% आरक्षण लिखा हुआ है हमारे जियोज में, और एसटी के लिए 7% लिखा हुआ है क्योंकि उनकी संख्या आम जनता में पॉपुलेशन में इतनी है। और कोई ऐसे स्टेट्स हैं जहां ट्राइब्स ज्यादा है, वहां 7% से ज्यादा भी उनको आरक्षण दिया गया है। और महाराष्ट्र में वैमुक्त जाति को भी आरक्षण दिया गया था एज अ सब कैटेगरी, और उसकी भी चुनौती दी गई है महाराष्ट्र में रिजर्व कैटेगरीज के तरफ से। तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैटर है। और बाय द वे इन पासिंग जस्टिस नरीमन ने जरनैल के आर्गुमेंट में कहा नहीं 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 मिस जयसिंह, ये नहीं हो सकता। आप नहीं कह सकते कि जितना परसेंटेज पॉपुलेशन में आपका है उतना ही हमें मिलना चाहिए, क्योंकि उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी। ज्यादा का तो सवाल ही मत करो, वो बात ही मत निकालो, लेकिन उससे कम हो सकता है। लेकिन क्यों कम हो सकता है, इसका कोई जवाब है? कोई जवाब नहीं है। तो यहाँ पे हम वापस वही सवाल उठाएंगे कि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कितना रिप्रेजेंटेशन? जितना हमारी संख्या पॉपुलेशन में है। इससे जुड़ा हुआ तीसरा सवाल जो जारुंडे साहब ने उठाया कि आर्टिकल 335 में लिखा गया है concessions can be made consistently with the efficiency of the administration. अब ये सवाल भी पवित्र में उठाया गया है। ये आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा क्योंकि बार बार यही सवाल उठाया जाता है, मेरिट 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 मेरिट। और ये कहा जाता है कि आप एससी एसटी के लोगों को रिड्यूस परसेंटेज का क्लियरेंस देते हो, इसीलिए वो मेरिटोरियस नहीं है, इसीलिए एफिशिएंसी ऑफ सर्विस डाउन हो जाती है। लेकिन पवित्र में तो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो सीनियर लेवल्स ऑफ प्रमोशन है वहां पे एंट्री लेवल टेस्ट के मार्क्स सेम होते हैं, डीपीसी सेम होती है। डीपीसी में पास होने के बाद ही आपको प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट मिल सकता है, मेरिट कम सीनियरिटी, उसके पहले आपको मिल ही नहीं सकता है। तो आप कौन होते हो हमें बताने के लिए कि हम लोगों का मेरिट नहीं है, और उसके बाद कहते हो कि इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब मैं डायरेक्टली जारुंडे साहब का सवाल का जवाब देना चाहूंगी। उन्होंने पीछे कहा है कि हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। जरनैल के पहले तो मैं सबको कहती थी कि बस अपनी तैयारी प्लीज अपने बैकवर्डनेस की इंक्वायरी करके हमें रिपोर्ट दे दो, उसके बाद वो करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन की इंक्वायरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब चैलेंज होता है हमें दिखाना पड़ेगा कि ये रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है। और यहाँ पे आपने पूछा कि स्टेट का क्या रोल रहेगा, ये स्टेट का रोल है, क्योंकि जितना भी डेटा है स्टेट के हाथ में है, और स्टेट को ये सब चार्ट्स प्रिपेयर करके बताने पड़ेंगे कि हमारे जो प्रमोशनल पोस्ट है वहां पे रिप्रेजेंटेशन एडिक्वेट नहीं है। ये आर्गुमेंट उनके तरफ से आना चाहिए कि एडिक्वेसी का मतलब है जो परसेंटेज हमने फिक्स किया है उसी परसेंटेज तक होना चाहिए, और हमने ये परसेंटेज सोच समझ के फिक्स किया है जितनी इनकी संख्या है
आम जनता में उतना हमने परसेंटेज फिक्स किया है। अगर हम ये केस जीतना चाहते हैं तो हमें हर स्टेट का योगदान लेना पड़ेगा इन मामले में। हमारी स्टडीज तैयार रहनी चाहिए एडिक्वेसी के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में। और मैं इतना जानती हूँ कि इस देश में 2-3 स्टडीज अवेलेबल है जहाँ पे दिखाया गया है कि जब आप SC/ST को लोगों को प्रमोट करते हो या एडमिनिस्ट्रेशन में डालते हो, वो एफिशिएंसी बढ़ती है। एफिशिएंसी क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब बाहर के लोग एडमिनिस्ट्रेशन से इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, गैस डिपार्टमेंट, पानी का डिपार्टमेंट, आपको हमेशा लोग जो आएंगे आपसे मिलने को, हर तरह के लोग आएंगे। वो SC के लोग, ST के लोग, वो SC/ST के लोगों से ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और आपके डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी बढ़ती है। तो एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की स्टडीज भी हमको करके दिखानी पड़ेगी। और ये कर्नाटक के केस में हमने दोनों स्टडीज दिखाई थी। स्टेट के तरफ से हमें पूरा सपोर्ट मिला था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो अब तक हमने एड्रेस नहीं किया है वो ये है कि क्या ये हर कार्ड में हमें दिखाना पड़ेगा कि ये काफी है, बट और काफी है कि हम पूरे सर्विस में दिखा दें। अब इस सवाल में का भी जवाब पवित्र 2 में लिखा गया है और वो है कि हम सैंपल सर्विस भी कर सकते हैं, क्योंकि रैंडमाइज सैंपल सर्विस एक सर्वे करने का तरीका होता है। तो मैं ये भी गुजारिश करूंगी, अगर मुझे प्रिपरेशन करना है इस केस के लिए, और आज तक तो मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ, बिहार को रिप्रेजेंट करती हूँ, मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करती हूँ, पंजाब को भी रिप्रेजेंट करती हूँ, रिजर्व कैटेगरीज। तो मुझे ये सहायता की जरूरत है कि आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स में स्टैटिस्टिशियंस हैं उनके साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी कि आप बताइए कि स्टैटिस्टिकल मेथड क्या है ये इवैल्यूएट करने का कि एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है या नहीं है। हो सकता है कि एक कार्डर में रिप्रेजेंटेशन ज्यादा हो, दूसरे में कम है, तो आप दोनों ले लोगे या एक ही लोगे। तो रिजर्व कैटेगरी का आर्ग्यूमेंट हमेशा रहा है कि पूरा कार्डर में होना चाहिए, नहीं, वो एक एक अलग अलग कार्डर में होना चाहिए, और हमारा जब पूरी सर्विस में होना चाहिए। तो मैं मेरे तरफ से जो मुझे जो कहा गया था कि आप हमें बता दें कि जो अभी तैयारी का समय है हम किस बात के बारे में तैयारी करें। तो हमारे सामने अब मैं 2-4 शब्द कहना चाहूंगी जो चौहान साहब ने रखे आपके सामने। उनका कहना है कि ये सब मामले लार्जर बेंच की तरफ जाने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये झगड़ा टंटा के आरक्षण फंडामेंटल राइट है या एनेबलिंग प्रोविजन है, क्या चीज है, क्योंकि लिखा क्या गया है, नथिंग शैल स्टॉप द स्टेट फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन। लेकिन उसके पहले क्या लिखा गया है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स। तो पहला हमारा फंडामेंटल राइट है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी हमें गारंटी की जानी चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इन सब मामलों के बारे में हमें बहुत सोचना पड़ेगा, बहुत समझना पड़ेगा, और उसके बाद हम आएंगे 16(2) पर कि जब यहाँ लिखा गया है शैल नॉट प्रिवेंट, इसका ये इसीलिए लिखा गया है कि हमारे कोर्ट्स आरक्षण को रद्द ना करें, क्योंकि मैंने जैसे आपको कहा विश्व में पहली बार रिजर्वेशंस किए जा रहे थे इसमें संविधान में किसी के लिए भी। बाकी देशों में लिखा गया है अफर्मेटिव एक्शन, लेकिन कोटा एक ऐसी चीज है जो अफर्मेटिव एक्शन से अलग है। कोटा का मतलब है कोटा, कोटा का मतलब है ये दोनों सेपरेट क्यूज रहेंगे। मैं इस क्यू में हूं तो मैं अपने क्यू में आगे बढ़ूंगी, और मैं उस क्यू में हूं तो मैं उस क्यू में आगे बढ़ेंगी, मैं क्यू कट नहीं कर सकती हूँ। अफर्मेटिव एक्शन में क्यू कटिंग हो सकती है, यह भी बताया गया है
मंडल के जजमेंट में। अब ये झगड़ा टंटा जो आपको चौहान साहब ने बताया कि ये झगड़ा चलता आ रहा है, ये 1961 से चल रहा था। जनरल मैनेजर सदर्न रेलवे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन हो सकते हैं। आपको ये पता ही होगा कि आरक्षण तो इंडिपेंडेंस के पहले भी थे। बड़ौदा स्टेट में कॉलोनियल सरकार ने भी ये प्रिंसली स्टेट्स ने रिजर्वेशन किए थे, उनका भी चैलेंज हुआ था और वो चैलेंज अपहोल्ड हुआ था 1961 में। उसके बाद ये झगड़ा टंटा चलता आ रहा है। 1970 में भी पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन अपहोल्ड किए गए थे, लेकिन फिर भी आज तक ये सवाल चलता। ये क्यों? ये इसलिए कि ये एक पॉलिटिकल लड़ाई है, लेकिन सिर्फ एक पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये एक हमारे समाज में भी लड़ाई है। ये देखिए, ये तो हम जानते हैं कि एक जॉब अगर रिजर्व हो गया तो उतने जॉब्स अनरिजर्व कैटेगरीज को कम मिलने वाले हैं। तो उनका ये कहना है कि उनके मन में ये एक चिंता रहेगी कि हमें इक्वालिटी नहीं मिल रही है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो समाज में दो तरह के लोग हैं, रिजर्व अनरिजर्व, उन दोनों के बीच में ये चर्चा चल रही है। वो कहते हैं हमें इक्वालिटी चाहिए, ये कहते हैं हमें इक्वालिटी चाहिए। और ये सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने देने की कोशिश की और 1975 में स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस ने कह दिया कि 16(4) इज नॉट एन एक्सेप्शन टू 16(1). ये है मुद्दा कि क्या जब आप हमको आरक्षण दे रहे हो, हमें आप एक फेवर कर रहे हो, हम कह रहे हो कि दिस इज एन एक्सेप्शन टू इक्वालिटी। यहाँ पे हम कहते हैं कोर्ट में ये इक्वालिटी का एक्सेप्शन नहीं है, ये ही इक्वालिटी का मतलब है। तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोगों ने वो पवित्र 2 का जजमेंट जरूर पढ़िए। उसके बाद इंदिरा सोनी का जजमेंट आया, मंडल का जजमेंट आया। आप सब जानते हो उस जजमेंट में क्या लिखा गया है। लेकिन वहां पे जो 2 बातें कह दी थी, बाय द वे क्रीमी लेयर भी, ये भी एक सवाल बहुत सालों से चल रहा है। 1950 से 1970 से ये कहा गया था कि आप क्रीमी लेयर वाले लोग तो बहुत आगे बढ़ गए हो, आप अभी रिजर्वेशन छोड़ दो और दूसरे लोगों को अंदर आने दो इस कोटा में। कौन ये सवाल उठाता है? पहले ये सवाल पूछिए। ये सवाल उठाते हैं अनरिजर्व कैटेगरी वाले। अब मेरा सवाल उनसे ये है कि आपका क्या मतलब है ये सवाल पूछने से? आपका तो कोई मतलब ही नहीं होता। अगर ये डिमांड होनी चाहिए तो SC/ST के तरफ से होनी चाहिए। उन SC/ST में जो पिछड़े लोग हैं उनकी ये डिमांड होनी चाहिए, उनके तरफ से तो कोई डिमांड आई नहीं है। तो आप कौन होते हो ये सवाल पूछने वाले? दूसरा, कुछ इस देश में ऐसे लोग हैं जिनको ये कहने में बहुत मजा आता है कि मैं तो ना रिजर्व कैटेगरी के लिए हूँ ना अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हूँ, मैं इस देश का एक नागरिक हूँ और एक नागरिक होने के नाते से मैं ये सवाल उठाता हूँ। ये तो एक पॉलिटिकल सवाल है। अब ये एक गोपाल शंकर नारायण है जो ये कहते रहते हैं और हर केस में इंटरवीन करते हैं। ये इंटरवेंशन का भी एक बहुत बड़ा रोग हो गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट में। राजीव धवन है, हमेशा रिजर्व कैटेगरी के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अपीयर होते हैं, लेकिन जब पूछते हैं आर्गुमेंट करने के लिए सबसे पहले कहते हैं माय लॉर्ड, आई वांट टू टेल यू दैट आई एम नॉट अपोज्ड टू रिजर्वेशन। तो ये भी इनकी जो ट्रिक्स हैं हमें समझनी पड़ेगी और इनके साथ भी हमको कुछ समझौता करना पड़ेगा। और मैं तो अब आप इस वेबिनार में कितने लोग हैं, आपके तरफ से भी कोई जवाब आने चाहिए
कि हम इस सब ट्रिकरी से कैसे डील करें। फिर ये दोबारा सबसे जो लेटेस्ट जजमेंट था पवित्र 2 का, उसमें दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्सेप्शन नहीं है, ये फंडामेंटल राइट है। लेकिन इस फंडामेंटल राइट को कैसे डिफीट किया जाए? अब कह दो एडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, देखो अब कह दो कि आपने डेटा नहीं दिया, अब कह दो कि एफिशिएंसी नीचे चली गई। सबसे पहले जब मैंने ये मेरिट का सवाल सुना था, मैंने एनए पालकीवाला को सुना था इंदिरा सोनी मंडल केस में, जब वो आए थे आर्ग्यू करने के लिए, सबसे पहले मेरिट का सवाल उन्होंने ये बताया था। लेकिन उसका भी जवाब जस्टिस चन्नप्पा रेड्डी ने अपने जजमेंट्स में लिखा है। और यहाँ मैं थोड़ा क्रीमी लेयर के बारे में एक और बात आपको बता दूंगी। चन्नप्पा रेड्डी जस्टिस ने पूछा है, देखिए आप क्रीमी लेयर SC ST के बारे में कहते जा रहे हो, लेकिन ये बताओ आपके अनरिजर्व कैटेगरी में भी तो क्रीमी, आपके अनरिजर्व कैटेगरी में भी तो क्रीमी लेयर है। जब आप मेरिट कहते हो तो कौन अंदर जाएगा? क्रीमी लेयर नहीं तो अंदर जाएगा ना। तो फिर ये क्रीमी लेयर का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वहां से निकालना चाहिए तो यहाँ से भी निकाल दो। तो ये आर्ग्यूमेंट भी हमें थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा और इसके बारे में हमें थोड़ा बहुत कुछ डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं एक बात कहूंगी कि जो पवित्र 2 का जजमेंट है, मैं आपको बताऊं एक प्रेस की भी कॉन्स्पिरेसी है। कितने आरक्षण के बारे में कितना लिखा जाता है, लेकिन पवित्र 2 के बारे में कोई लिखता नहीं है। इसको पॉपुलर न्यूज़पेपर्स में कभी किसी ने पॉपुलराइज किया ही नहीं। हाँ, SC ST के लोगों को इसके बारे में पता होगा, लेकिन और लोगों को नहीं पता होगा। अब मेरा भी समय खत्म होने वाला है, तो मैं दूसरे 2-4 सवाल आपके सामने रखने वाली हूँ और मैं आपको उसके बाद अपना भाषण पूरा करूंगी, क्योंकि मेरा सुझाव होगा कि अब ये लॉकडाउन थोड़ा लिफ्ट होता जा रहा है। मैं चाहूंगी कि एक फिजिकल मीटिंग हो। अब तो मैं बॉम्बे में हूँ, मैं लेकिन जाऊंगी, दिल्ली जाऊंगी, लेकिन एक फिजिकल मीटिंग होनी चाहिए। 500 लोगों की तो नहीं हो सकती है, लेकिन कम से कम 10-20 लोगों की मीटिंग होनी चाहिए यहाँ जहाँ हम ये सब सवाल उठा सकते हैं और जहाँ हम ये डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और जहाँ हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ, एक दिन आएगा जब ये सवाल लाजा बेंचेस के सामने रखना ही पड़ेगा। देखिए, मैं शबरीमला केस में भी आर्ग्यू कर रही थी कि महिलाओं को टेंपल में एंट्री करने की अधिकार मिलना चाहिए और आई सक्सीडेड। लेकिन वो जजमेंट दोबारा उन्होंने 9 जजेस के सामने रिफर कर दिया, 5 जजेस का। तो मैं भी मानती हूँ कि एक न एक दिन ये सवाल 9 जजेस के सामने जाएगा। 9 क्या, 9 छोड़ो, 11 के सामने जाएगा। जब हमारे वेस्टेड इंटरेस्ट का सवाल आता है, तब हमारे कोर्ट 11 जजेस के सामने रखने को तैयार है। आपको याद होगा या ना होगा, TMA पाई जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का सवाल था, जहां पे उन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को एजुकेशन में बिजनेस करने का अधिकार है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को, वो 11 जजेस के सामने चला गया। तो हाँ, आज नहीं तो कल ये मांग करनी ही पड़ेगी कि हर सवाल, बैकवर्ड कौन है, क्यों, कौन नहीं है, इक्वालिटी क्या है, क्या नहीं है, आरक्षण क्यों, क्योंकि हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। रिप्रेजेंटेशन क्यों चाहिए? क्योंकि हम डेमोक्रेसी में रहने वाले लोग हैं। एडिक्वेसी का क्या मतलब है? और सबरवाल में पोस्ट का बेस्ड रिजर्वेशन का तो कहा गया है, और वहां पे पंजाब में मैंने आर्ग्यू किया, जब तक पोस्ट बेस्ड रिजर्वेशन करते हो तब तक वो रिप्रेजेंटेशन बढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि रोस्टर पॉइंट्स जब फिक्स हो गए उसके बाद आप उसकी परसेंटेज के ऊपर जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि वो परसेंटेज रोस्टर पॉइंट के हिसाब से फिक्स किया गया है। अब मैं ये आरक्षण का मामला छोड़ के 2-4 बातें और कहना चाहती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के सामने और भी बहुत चुनौतियां हैं आरक्षण के बारे में। एक है द 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट,
जहाँ पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को रिजर्वेशन दिया गया है, यहाँ पे ये सवाल आएगा कि आरक्षण सिर्फ SC, ST और OBC के लिए है या इकोनॉमिकली वीकर के लिए, ये वहां पे भी हमें अपनी आवाज उठानी पड़ेगी। दूसरा, अब आपने अभी 2 दिन भी नहीं हुए, मराठास को जो रिजर्वेशन दिया था आपके महाराष्ट्र के में से जो लागू है, उसका भी मामला सुप्रीम कोर्ट में रिफर किया गया है। और मैंने पढ़ा कि महाराष्ट्र सरकार एक्सपर्ट से कंसल्ट कर रही है, मैं भी उस में शामिल होना चाहूंगी क्योंकि वो भी एक मामला है जो आपके केस पे उसका असर पड़ सकता है। तीसरा, जो समता आंदोलन ने फाइल किया है, उनका कहना है कि रिजर्वेशन हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देने चाहिए क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था कि रिजर्वेशन कभी ना कभी तो बंद होगा। चौथा एक मामला है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम सरकार को आदेश नहीं दे सकते हैं कि आप रिजर्वेशन करो, ये गलत है। ये जजमेंट दीपक मिश्रा साहब ने दिया था, ये गलत है। मैं पूछूंगी सवाल, क्यों, किस लिए आदेश नहीं दे सकते हो? जब लिखा गया है कि रिजर्वेशन, और यही जारुंडे साहब का सवाल था, जारुंडे साहब ने पूछा कि हम महाराष्ट्र सरकार को कैसे कहें कि रिजर्वेशन दो, तो ये जो दीपक मिश्रा का जजमेंट है उसको हमें रद्द करना पड़ेगा। दूसरा, जो एक मेरे पास बहुत रिक्वेस्ट आती हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक और भी जजमेंट है जहां जो लोग SC ST नहीं है उन लोगों ने अपना एक बोगस सर्टिफिकेट लेके ये सब पोस्ट ऑक्यूपाई किए हैं, उनको हटा देना चाहिए। उसके बारे में भी मैं आपका सोच विचार जानना चाहूंगी, क्योंकि अगर आप वो सवाल उठाना चाहते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट को भी बता सकते हो। देखो, हमें भी इस बात की चिंता है कि जो हमारे SC ST में जो पिछले लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए, लेकिन उसके लिए भी तरीके हैं उनको भी आगे लाने के लिए। वहां पे आपके इंस्टीट्यूशंस में एक और भी चर्चा चल रही है जिसको हम पे बैक कहते हैं कि आप जब आगे बढ़ गए तो आप सोसाइटी को पे बैक कैसे करोगे, उसके बारे में भी मुझे कुछ चर्चा करनी चाहिए। और लास्ट जो हमारे सामने मुद्दा आने वाला है वो ये है कि सब कैटेगरीज जो इन्होंने बनाए हैं उससे हम सहमत हैं या नहीं है। अब मैं तो इससे सहमत हूँ क्योंकि इसके होने से बहुत सारी, लेकिन सब कैटेगरीज SC और ST के अंदर ही, उसके बाहर नहीं। लेकिन पॉलिटिकली लोगों का कहना है कि ये एक तरीका है कि दलित वर्ग को डिवाइड करने का। ये अलग से एक पॉलिटिकल डिबेट हमारे लोगों में होना चाहिए। और मैं इतना ही कह के अपने विचार आपके सामने खत्म करने वाली हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि आगे चल के मैं आपके विचार इन विषयों के बारे में समझना चाहूंगी। धन्यवाद। थैंक यू मैडम। आपने रिजर्वेशन इन प्रमोशन का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, साथ साथ क्रीमी लेयर का जो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुका है और क्लासिफिकेशन का भी मामला अब आ चुका है, तो इन सभी मामलों के ऊपर में किस ढंग से हमें आगे आना चाहिए, किस ढंग से हमें टैकल करना चाहिए, इस बारे में आपने विस्तार से हमें बताया। इसके बाद में आज के जो चीफ गेस्ट आप आज इस वेबिनार के हैं, डॉक्टर नितिन राउत सर, वो अभी तक जुड़े थे लेकिन उन्होंने लेफ्ट किया है, उनको हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके जुड़ने तक मैं इस वेबिनार के जो चेयरपर्सन है ऑनरेबल JS पाटिल सर, जो ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट भी है, और उन्होंने दिल्ली से लेकर बम्बई तक काफ़ी इस बारे में आंदोलन भी चलाया है और जुडिशियल जो लड़ाई चल रही है उसकी अगुवाई वही कर रहे हैं। साथ साथ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में कंटिन्यू फॉलोअप करके, कंटिन्यू मीटिंग्स करके इस मामले को सुलझाने का वे प्रयास कर रहे हैं। और इस प्रयास में उन्होंने काफ़ी हद तक फॉलोअप किया है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आज के इस वेबिनार में
वे अपना रेसिडेंशियल एड्रेस रखें। यदि डॉक्टर नितिन राउत सर जो एनर्जी मिनिस्टर महाराष्ट्र के हैं, वे यदि जुड़ते हैं तो उनसे भी हमारी बातचीत होगी, कन्वर्सेशन होगा। तब तक मैं पाटिल सर से गुजारिश करूंगा कि वे अपना रेसिडेंशियल एड्रेस रखें। साहेबांनी आवाज अनम्यूट नाही केलेला आहे सर. साहेबांनी आवाज म्यूट अनम्यूट. अनम्यूट झालो का? हा आता येतो सर, आता येतो. ओके. ते लिंक आहे का? लिंक नाना. हॅलो हॅलो, ते ललितचा फोन आहे का? ललितचा नंबर आहे का तुमच्याकडे? ललितचा नंबर बघतो मी. हो आहे, बोलतो मी. बोलतो नाही, त्याला लिंक SMS करा आणि बोलून घ्या. ते बोलणार आहे मिनिस्टर. बरोबर, ठीक आहे. मोबाईल वरती आता लँड झाले. तर रिस्पेक्टेड सीनियर एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इंदिरा जयसिंह जी, जिन्होंने इसके पूर्व मार्गदर्शन किया, वो हमारे एडवोकेट डॉक्टर के चौहान जी, और ऑल द पार्टिसिपेशन नियर अबाउट 500 हमने अनलिमिटेड होना था. हम उसके लिए खेद व्यक्त करते हैं कि नियर अबाउट बहुत लोग डिसअपॉइंटमेंट हो गए 500 ये रखने के लिए. लीगल जुडिशरी का जो भी स्टेटस है राइट फ्रॉम 1950, उसके बाद में जो कुछ भी डिसीजन लगे 92 से लेके नागराज, और जिन्होंने फिजिकली खुद होके प्लीड किया, ये सब इंदिरा जयसिंह मैडम ने हमें बताया. एक बात का जो क्लैरिफिकेशन तो नहीं होना, मुझे भी कंफ्यूजन है और मैं भी ये चाहता हूं कि अमॉन्ग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इसमें सब क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए. सब क्लासिफिकेशन का मामला मेरे जानकारी से जो भी मैंने जजमेंट पढ़े, तो आंध्र प्रदेश में माला मादगी का ये जजमेंट में आया था, और सब कास्ट का क्लासिफिकेशन और करना, कास्ट का और सब कास्ट के में रिजर्वेशन का परसेंटेज रखना, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया था. आवाज नहीं आ रही. आ रही है अभी? अभी आ रही? अभी आ रही क्या आवाज? हाँ बोला. तो आता है. सब कास्ट में जो हमारे बीच में आवाज आ रही. मैं ये बात को तो मान्य करता हूं कि इसके ऊपर पॉलिटिकल डिबेट होना चाहिए, मगर पॉलिटिकल डिबेट ये कास्ट में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, वो शेड्यूल ट्राइब हो, उसमें एक कंट्रोवर्शियल पोजीशन लाने के लिए यदि डिबेट होंगे तो ये मामला प्रेस किया जाएगा कि कुछ स्टेट में ये कास्ट आगे है, ये कुछ स्टेट में ये कास्ट पीछे है. फिर और ये मामला जो अमॉन्ग द सब कास्ट, अमॉन्ग द कास्ट, शेड्यूल कास्ट, अमॉन्ग शेड्यूल ट्राइब, जो क्रिमिलेयर लाने का अमॉन्ग द कास्ट जो प्रयत्न जो कर रहे हैं, तो उसको एनकरेज करने जैसा होगा. और सब कास्ट में 13% महाराष्ट्र में, सेंट्रल गवर्नमेंट में 15% है. तो ये सब बातों का
रिफलकेशन भी ये सबकास्ट का अलग रिजर्वेशन में हो सकता है, ये धारणा मेरी नहीं है, तो ये समाज के बहुत बड़े तबके की ये इंटरनेट डन लिंक स्पीकिंग पाठवली ना SMS केला नाही, आम्ही डिलीट करतो. हा ठीक आहे. अरे ते 500 पेक्षा जास्त ना, हो ना 500 पेक्षा जास्त आहे, डिलीट करा लोकांना तुम्ही. हो 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 ठीक आहे. करा ना डिलीट, ते लिंक हो होऊन नाही हो राहिले. हो ठीक आहे. केले का डिलीट मला सांगा तुम्ही लवकर फोन करून. तो 5 डिलीट मार पटकन. 5 नहीं 10-15 मारा. हाँ, तो ये मामला ये कतर से ये हो सकता है. मैडम जी हमारे बीच में और एक सवाल भी ये है, आप तो बहुत बड़े सुप्रीम कोर्ट में केस किया, पर मेरे दिमाग में एक कंफ्यूजन है कि आर्टिकल 16(4) कोट करते टाइम कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट स्टेट फ्रॉम मेकिंग प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट सर्विसेज एडवोकेटली रिप्रेजेंटेशन. ये बहुत स्पष्ट बात आपने किया है कि ओबीसी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ये होमोजेनियस क्लास कास्ट है और एक बड़ा एक क्लास बन गया है, और ये क्लास सोशली, एजुकेशनली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है. तो मुझे ये सवाल आता है कि 1992 तक जब बैकवर्ड क्लास सिटीजन के डेफिनेशन के तहत 16(4) में SC, ST, OBC को अपॉइंटमेंट में रिजर्वेशन मिलता था, रिप्रेजेंटेशन मिलता था, अभी भी मिलता है OBC को 16(4) के तहत. तो 92 के 16 नवंबर 92 के पहले whether OBC was entitled for reservation in promotion, ये भी सवाल हमारे बीच में पैदा होता है. आर्टिकल 335 में जो एफिशिएंसी की बात किया गया उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का एक शब्द प्रयोग किया गया, उसका गलत मिसप्लेइंग करके स्टेट ने ओबीसी को रिजर्वेशन इन प्रमोशन से डिफराइव किया क्या, ये भी सवाल आज हमारे बीच में आज ही एक कंफ्यूजिंग अवस्था में है. इसका तो प्रश्न और उत्तर में आप तो ये करोगी. और जब 16(4)A इंट्रोड्यूस हो गया तब परमानेंटली ओबीसी को बैकवर्ड क्लास सिटीजन की डेफिनेशन चेंज हो गई, और बैकवर्ड क्लास सिटीजन की डेफिनेशन चेंज होने के बाद शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की डेफिनेशन, क्या वो ओबीसी को इंक्लूड 16(4)A में नहीं कर सकते थे, ये भी एक कंफ्यूजन है. 1950 से लेके क्रिमिनल लाने का प्रयास हुए, नंबर ऑफ जुडिशरी के जजमेंट से आया, और आने के बाद मैंने एक मेमोरेंडम पढ़ा इंदिरा साहनी केस का, वो 25 सितंबर 91 का था, जब नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे. उन्होंने जब 13 अगस्त 1990 को जो मेमोरेंडम, वो गवर्नमेंट में शायद वो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह हो गए, उन्होंने बोला कि ओबीसी मंडल कमीशन के आधार पर ओबीसी इज ए सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, दे शुड बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन डायरेक्टली. मगर 92 में 25 सितंबर 91 में ये बात सामने आई मेमोरेंडम में कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देते समय उसमें जो मोस्ट बैकवर्ड ओबीसी जो है उनको पहले रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए. ये बहुत कंफ्यूजिंग मामला है, क्यों गवर्नमेंट के मेमोरेंडम में लिखा, वो इंदिरा साहनी के जजमेंट भी आया, इसलिए हो सकता है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट में लाई होगी. ये मुझे भी उतना लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं. मगर दूसरी बात, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो अभी 10% का रिजर्वेशन का जो अमेंडमेंट करके जो प्रोविजन किया, तो वो 25 सितंबर 91 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेमोरेंडम में
ये लिखा गया है सेकंड सेंटेंस में कि 10% रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक रेट, वो तो स्ट्रक डाउन कर दिया इंदिरा साहनी के जजमेंट में, और 10% ये कर दिया। तो ये अभी भी हमारे बीच में सवाल है। सेकंडली, महाराष्ट्र में हमारे बीच में एक सवाल है, आप भी इंटरव्यू हमारे केस में कर रही हैं, कि कोई स्टेट में कि जो दोज हु स्टैंड SC ST कैंडिडेट और महाराष्ट्र में DTNT भी है इन सीनियरिटी, तो उनको प्रमोशन कहीं डिनाई नहीं किया। मगर महाराष्ट्र में 29 दिसंबर 2017 को एक मेमोरेंडम पारित किया कि जो जजमेंट हाईकोर्ट के आधार पर, जो रूलिंग 4 अगस्त के जजमेंट के आधार पर जो रूलिंग किया था, जो रूलिंग आया था उसके बाद किया, और 25 मई 2004 जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एनी क्लास, वो जो वर्डिक्ट के आधार पर मेमोरेंडम निकाला था उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, और वो आधार पर उन्होंने बोला कि रिजर्वेशन 2004 के बाद जिन्होंने भी लिया, एंड दोज हु स्टैंड इन जनरल सीनियरिटी, उसको प्रमोशन न देते हुए सीनियरिटी में अपर कास्ट के नीचे के लोगों को वो आप देना चाहिए। तो ये जो कंफ्यूजिंग मामले है मैडम, कि महाराष्ट्र इज एम्पावर टू टेक द इंडिपेंडेंट डिसीजन बाय विड्राइंग द अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेमोरेंडम ऑफ 29 दिसंबर 2070 to deny the promotion for the SC ST candidate, those who stand in general seniority. और सेकंडली, जो केस डिस्पोजल का जो मामला है, तो ये दो बातें तो आपने बहुत ही स्पष्ट, हम भी गवर्नमेंट को इंसिस्ट कर रहे हैं इन एडवोकेसी, और जो भी एफिशिएंसी का मामला है उसको कंप्लाई, जैसी रत्न प्रभा कमेटी जो कर्नाटक सरकार ने किया। मगर उसमें एक बात आती है रिप्रेजेंटेशन में, कर्नाटका में शेड्यूल कास्ट को 18% रिजर्वेशन है, रिप्रेजेंटेशन है, रिजर्वेशन है, और वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में 21% तक गया था। मगर रत्ना प्रभा कमेटी ने वो जस्टिफाई कर दिया कि 21% जो है, जो एक्सेस परसेंटेज है, दे प्रमोटेड एज पर देयर जनरल सीनियरिटी ऑन मेरिट सीनियरिटी, इसलिए उसको उसमें डिलीट किया गया है। तो ये मामला जो एडवोकेट का है कि जो जनरल सीनियरिटी में आए उसको डिलीट करने के बाद ही एडवोकेट रिप्रेजेंटेशन का डाटा देना है। ये भी बात यदि स्पष्ट हो गई तो निश्चित रूप से हमारे बीच में जो कंफ्यूजन है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। तो इसी बात के साथ मैं समाप्त करता हूँ। नाना लिंक पाठवली का पण ते जॉईन नाही झाले, दुसऱ्या मीटिंग मध्ये आहो म्हणतात, ललितने मेसेज केला की ते दुसऱ्या मीटिंग मध्ये आहेत। ठीक आहे, ओके, आता प्रश्नोत्तराचं घेऊन घ्या। धन्यवाद पाटिल सर, आपने जो अहम सवाल सभी के जहन में है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद में जो ऑब्स्टकल्स आए हैं तो उन्हें दूर करने के लिए हमें लीगल किस ढंग से आगे आना चाहिए, इसके बारे में भी आपने विस्तार से बताया। ऑनरेबल नितिन राउत सर वो इस मीटिंग में जुड़े थे, लेकिन अभी भी वे दूसरे मुझे लगता है कि कमिश्नर ऑफिस के मीटिंग में, जो अहम मीटिंग है नागपुर के कोविड माहौल के बारे में, तो उस मीटिंग में वो होने के कारण अभी तक वे जुड़े नहीं। तो मैं पाटिल साहब को धन्यवाद दूंगा और सभी को फिर से गुजारिश करूंगा कि सभी अपने माइक म्यूट करें। तो जो हमारे इस वेबिनार का अगला सेशन है कि हमें आज एडवोकेट इंदिरा जयसिंह मैडम का पार्टिसिपेशन मिला है। वे बड़ी व्यस्त रहती है और अभी कुछ फिजिकल कुछ प्रॉब्लम से जूझ कर वे बाहर आई है, और ऐसे होने के बावजूद भी उन्होंने हमें वक्त दिया है
तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जारुंडे जो- साहब मुझे Yes, कोविड ma'am. था, मैं अभी निकली हूँ कोविड हाँ से। मैडम, मुझे पता है मैडम, लेकिन मैंने सभी को बताया नहीं। इतना होने के बावजूद भी आपने वक्त दिया, बहुत बड़ी बात है मैडम। और अभी हमारा जो आगे का जो सेशन है